क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और क्या पढ़े थे? ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यही पढ़े थे, याद है? देख ही लेते हैं। कल की क्लासेस सब लोग अटेंड किए थे ना? देखो ये दिया है कि कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। देखो कल्चर मतलब क्या होता है? कल्चर मतलब क्या होता है? पालना। कल्चर मतलब क्या होता है? पालना। कल्चर मीडिया बनाया जाता है हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कौन बनाता है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बनाते हैं। देखो कल्चर मीडिया में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या लिए जाते हैं? आगार लिए जाते हैं। जैसे अभी हम लोग को जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी किसका होता है? भोजन का होता है। भोजन खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो आप कल्चर मीडिया बनाते हैं, इस कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया वायरस को ऑक्सीजन तो मिलता है, ठीक है, वाटर भी उन लोग को मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ ऐसे ब्लड होते हैं जो हमको अलग से बैक्टीरिया को देकर उसकी ग्रोथ करवाना पड़ता है। जितने भी वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, इसको अलग से बनाया जाता है, तभी जाके आइडेंटिफिकेशन हो पाता है कि हाँ एक कौन सा रोग है, इसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक बनेगी। सपोज दैट जैसे हमने आपको एक एग्जांपल बताया था पेनिसिलिन का। किसका एग्जांपल बताया था? पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कैसे आई? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो हमारे मतलब कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है। सबसे पहले एंटीबायोटिक अगर कोई आई थी तो कौन सी आई थी? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आई थी। एक फर्स्ट एंटीबायोटिक है और इसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कैसे किए थे? उन्होंने भी कल्चर मीडिया बनाया था। क्या बनाया था? कल्चर मीडिया बनाया था। दो कल्चर मीडिया बनाए थे। एक कल्चर मीडिया में उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई थी, बैक्टीरिया, और दूसरे कल्चर मीडिया में किसकी ग्रोथ करवाई थी? फंगी की। किसकी ग्रोथ करवाई थी? फंगी की। तो जो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ जो कराए हैं वो हमारी कौन सी बैक्टीरिया थी? स्ट्रेप्टोकोकस। और ये जो फंगी थी ये कौन सी थी? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम ये फंगी है। ऊपर बच्चे गए हैं, दो बच्चे, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। ये क्या है? फंगी है। इन्होंने ग्रोथ करवाया था, लेकिन हमने आपको बताया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, वो कल्चर मीडिया को पालते थे। और उनको अचानक से कहीं हॉलीडे पे जाना था, तो हॉलीडे पे जब चले गए तो 2 दिन बाद आकर देख रहे हैं कि ये जो फंगी है ये इस बैक्टीरिया को खा गई है। मतलब ये जो पेनिसिलियम नोटेटम नाम की जो फंगी है वो इस बैक्टीरिया को खत्म कर जा रही है। इस बैक्टीरिया को कहीं न कहीं जाके खा जा रही है, खाकर इसको क्या कर रही है? खत्म कर रही है। तो इसकी क्वांटिटी यहाँ पे कुछ मिली है, पेनिसिलियम नोटेटम की क्वांटिटी यहाँ पे मिली है। तो उन्होंने जब आकर देखा तो ये आंकड़ा लगाया कि कहीं न कहीं ये जो पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगी है ये स्ट्रेप्टोकोकस, कहीं न कहीं ये जो पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगी है ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को खत्म कर रही है। तो उन्होंने ये आंकड़ा लगाया कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगी हावी पड़ती है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। और आपको पता है कि आपके बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया
बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे आई इन्फेक्शन हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, नोज इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। बहुत टाइप की बीमारियां किससे होती है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होती है। और उसी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक बनी है उसको क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन कहाँ से ओरिजिन हुई है, कहाँ से ऑब्टेन हुई है? डायरेक्टली माइक्रोब से बनी है। किससे बनी है? माइक्रोब्स। कौन से माइक्रोब्स है? पेनिसिलियम नोटाइटम। और वो माइक्रोब्स क्या है? फंगी है। तो जो दवाएं बनती हैं, यहाँ पे जितनी भी एंटीबायोटिक बनती हैं, जितनी एंटीवायरस बनती हैं, वो ऐसे नहीं आती है, उसका रिसर्च होता है। ठीक है। जो पेनिसिलिन है एक नेचुरल दवा है। कौन सी है? नेचुरल दवा है। फिर इसके बाद पेनिसिलिन का ढेर सारा डेरिवेटिव बना है, जैसे एमॉक्सिसिलिन आ गया, सेफाक्सिलिन आ गया, ऑक्सासिलिन आ गया। ऐसे बहुत टाइप के पेनिसिलिन आप देखेंगे कि है। ठीक है। कब पढ़ेंगे? जब पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन आपको बताया जाएगा तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इस बैक्टीरिया को पालने के लिए, एक बैक्टीरिया वायरस फंगस का कल्चर मीडिया बनाने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कुछ न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग अगार के नाम से जानते हैं। एक तो न्यूट्रिशंस अगार होते हैं, एक ब्लड अगार होते हैं, एक माइक्रोकोनी अगार होते हैं। ठीक है। माइक्रोकोनी अगार, ये सब अगार के नाम आपको याद करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ग्राम स्टेनिंग और क्या है? बायोकेमिकल टेस्ट होता है, और क्या है? मॉलिक्यूलर टेक्निक होती है। ग्राम स्टेनिंग एक होता है, ग्राम स्टेनिंग एक होता है। हाँ, वही ग्राम स्टेनिंग है। ये देखते हैं। देखो, बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया वायरस, वो दो टाइप की होती है। एक ग्राम पॉजिटिव होती है, ग्राम निगेटिव होती है। इन दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को पालने के लिए, उसकी ग्रोथ करवाने के लिए क्या किया जाता है? ग्राम स्टेनिंग किया जाता है। ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसेस होती है। क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें बैक्टीरिया वायरस फंगस को पाला जाता है। ठीक है। फिर बैक्टीरिया वायरस फंगस के थ्रू हमारे बॉडी में बहुत टाइप की बीमारियां होती हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? ट्यूबरकुलोसिस बीमारी होती है, मतलब कि जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। टीबी, घर में देखने वाली टीबी नहीं। जो टीबी होती है, हम लोग को इंसान की जान चली जाती है, बहुत क्रिटिकल बीमारी होती है अगर सही समय पे इसका इलाज ना होगा। देखो, बॉडी में छोटी सी भी बीमारी है, अगर वो सही समय पे उसका इलाज नहीं हुआ तो वो एक समय पर घातक बीमारी बन सकती है। इसीलिए सिम्टम को पहचानिए। हर बीमारी का अलग अलग सिम्टम रहता है। हर उस सिम्टम को पहचान कर एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? सॉल्मोनेला टाइफी। ये सॉल्मोनेला टाइफी जो होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये भी बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया है। कहाँ पे उत्पन्न होता है? गंदे खाने पाने से, खान पान से, गंदा पानी पीने से, गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से। जैसे होता है ना बरसात में, देखो बरसात के भाई, बरसात हो रही है तो गरम गरम मोमो मिल जाए तो कितना मजा आ जाए ना। पानी पूरी मिल जाए तो मजा आ जाए, होता है कि नहीं? तो ये सब जो रोड पे बनाते हैं, देखो अगर रोड का देख लोगे तो खाने का मन ही नहीं करेगा, इस हिसाब से उन लोग बनाते हैं। लेकिन सब बड़े मजे से खाते हैं। मत खाया करो, उसमें किसका ग्रो होता है? बैक्टीरिया का ग्रो होता है। 10 रुपया खाने के चक्कर में 20-25 रुपया का खाएंगे, लेकिन अगर उससे आपकी तबियत खराब हो गई तो 5 से 1,000 रुपये आप डॉक्टर के पास देकर आएंगे। तो मेरा सिर्फ, हम उस पर्पज से नहीं बात कर रहे हैं, हमारा सिर्फ यही कहना है कि जो बाहर के जो खुले चीजें हैं उससे बचिए। जो देखते हैं ढेर सारी मधुमक्खियां उस पे बैठी रहती है, मिठाई की दुकान पे चले जाइए, मक्खी बैठी रहती है, मधुमक्खियां बैठी रहती है, ढेर सारी गंदगी वाली चीजें जाके वहां पे बैठती है। और आपको पता है उन सब चीजों से हम बीमार पड़ते हैं। तो स्वच्छ चीज खाइए, जो भी चीजें होती है उसको गर्म कर खाइए। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी बीमारी होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है, साल्मोनेला
टाइफी नाम की एक बैक्टीरिया होती है जिससे टाइफाइड होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है ये मादा खतरनाक होती है। प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। एचआईवी वायरस की वजह से क्या होता है, एड्स होता है। और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस डिजीज। एड्स बीमारी है, क्या है, बीमारी है। एचआईवी, एचआईवी क्या है, वायरस है, याद रखना। इसके भी 3-4 स्टेज होते हैं। जब एचआईवी का वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत ज्यादा बॉडी में अपनी ग्रोथ करवा लेता है, तो किस कंडीशन, किस कैटेगरी में जाता है, एड्स के कैटेगरी में जाता है। एड्स जो होता है, देखो एचआईवी वायरस जो होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। इसका कोई सिम्टम ही नहीं है, ठीक है, बस क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। जब ये वायरस आपके ब्लड में बहुत तेजी से फैल जाता है तो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। आपको जरूरी ही नहीं है कि आप किसी से मरे। जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आप छोटे छोटे वायरसेस से, छोटे छोटे बैक्टीरिया से आप बीमार होकर ग्रसित हो जाते हैं। मतलब आप हमेशा बीमार ही रहेंगे। तो इंसान बीमारी से ही खत्म हो जाता है, एचआईवी से खत्म होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सबसे खतरनाक बीमारी होती है जिसको एचआईवी कहते हैं। एचआईवी का अभी तक कोई पार्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं बना है। एचआईवी का कैंसर का ट्रीटमेंट आ गया है, लेकिन एचआईवी का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं आया है। एचआईवी ही एक ऐसा वायरस होता है जिसको सिर्फ कंट्रोल किया जाता है। अगर ये आपकी बॉडी में इंटेक्ट कर गया किसी भी वजह से, तो इसको सिर्फ रोका जा सकता है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, मेनली इसका फंक्शन क्या होता है एचआईवी का, ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक किसी वायरस से नहीं लड़ पाएगा, किसी बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाएगा, किसी फंजाई से नहीं लड़ पाएगा। आप बीमार, आपकी बॉडी बीमारी होते ही खत्म हो जाती है। तो ये था वायरसेस का। एक और है आपका कैंडिडा। कैंडिडा एक कंडी कंडीडी क्या है यार, पढ़ो इसको, कैंडिडाइसिस, ठीक है। कैंडिडाइसिस नाम की कोई बीमारी होती है। कैंडिडा वायरस से ही वही पेचिस वगैरह जो पड़ता है उसकी वजह से होता है। इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यूनोलॉजी इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शंस। इम्यूनोलॉजी क्या है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी पढ़े, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। वैसे जो इम्यूनोलॉजी होती है इससे हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, कि जो मेरा इम्यून सिस्टम है, यानी जो हमारी बॉडी है, वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से कैसे डिफेंस दिला पा रही है, कैसे उससे फाइट कर पा रही है, किसमें करते हैं, इम्यूनोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होती है इम्यूनोलॉजी। देखो हमारे बॉडी के हमको जीवित रहने के लिए जितना जरूरी सांस का होता है, जितना जरूरी भोजन का होता है, जितना जरूरी ब्लड का होता है, उससे कई गुना जरूरी किसका होता है, इम्यून सिस्टम का होता है। तो इम्यूनोलॉजी में हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से इम्यून सिस्टम होते हैं, इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी होती है जो नेचुरली इम्यून प्रेजेंस फ्रॉम द बर्थ। इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये किसमें नेचुरली प्रेजेंस होती है, किसमें बर्थ, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं पहले, उसमें कौन सी इम्यूनिटी पाई जाती है, इनेट इम्यूनिटी। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, इसमें सीधा सीधा बोला है, डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू द इन्फेक्शंस और द वैक्सीन्स, ठीक है। एक्वायर्ड, देखो पहले इनेट इम्यूनिटी जो होती है एक बर्थ से ही आपकी बॉडी में प्रेजेंस हो जाती है। जब आपका जन्म होता है तब आपकी इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये डेवलप होता है तब जब आपके बॉडी में कोई भी अलग से बैक्टीरिया, वायरस, वैक्सीन जाए, मतलब जब बीमारी होती है तब। जैसे अभी ऐसे नहीं समझ पाएगा, जैसे देखो वैक्सीन का नाम सुने हो, वैक्सीन, वैक्सीन क्यों दी जाती है,
इंजेक्शन कब लगता है? जब आपको बीमारी हो जाती है। लेकिन वैक्सीन क्यों लगती है? कभी सोचे हो? वैक्सीन छोटे छोटे बच्चों को ले जाके वैक्सीन लगवाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को ले जाके वैक्सीन नहीं लगवाए हो? वैक्सीन बीमारी के पहले लगती है, लेकिन जो इंजेक्शन होता है जब आपको बीमारी होती है तब लगती है। कारण क्या है? जैसे अभी कोविड का वायरस चला था, जैसे आपका हो गया ना कोविड, कोविड वैक्सीन बनी थी। ये जो वैक्सीन होती है ये हूबहू उसी माइक्रोब से, हूबहू उसी बैक्टीरिया से, हूबहू उसी फंगिस से बनाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं हूबहू उसी वायरस से बनाया जाता है जिससे आपके बॉडी में बीमारी हो रही है। जैसे कोविड, कोविड क्या है? कोविड एक वायरस है। कोविड क्या है? एक वायरस है। और कोविड से जो वैक्सीन बनी हुई है उसको कोविड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ये जो कोविड की वैक्सीन है ये किससे बनी है? वायरस से बनी है। जितनी भी टीबी की वैक्सीन आती है, बहुत टाइप की वैक्सीन आप देखे हैं, ठीक है, पोलियो की वैक्सीन आती है, और आपके कौन सी जो इन्फ्लुएंजा वाली जो होती है वो भी वैक्सीन आती है, मलेरिया की भी वैक्सीन पहले लगती थी, ठीक है, टीबी की वैक्सीन हो गई, पोलियो की वैक्सीन हो गई, ऐसे बहुत सारी वैक्सीन होती है। गांव-गांव में देखे हैं कि बीमारी से पहले उस वैक्सीन को छोटे-छोटे बच्चों में पिलाया जाता है। छोटे-छोटे बच्चों में अभी देखो अभी कोविड की वैक्सीन सबको लगी थी, क्यों लगा? ये जो वैक्सीन होती है ना, याद रखिएगा, ये हूबहू उसी वायरस से बनती है, उसी बैक्टीरिया से बनती है, उसी फंगस से बनती है जिससे आपके बॉडी में एक्चुअल में बीमारी होने वाली है। ये जो वैक्सीन होती है ये इसका मेन काम क्या रहता है? ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। इम्यून सिस्टम को क्या करती है? स्ट्रांग बनाती है। जैसे और सपोर्ट दैट ये जो वैक्सीन है वो किसी वायरस से बनी है, किसी बैक्टीरिया से बनी है, किसी फंगस से बनी है वैक्सीन। तो इस वैक्सीन में क्या है? एंटीजन है। क्या है? एंटीजन है। और आपको पता है जब ये एंटीजन ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा तो इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। एक बार इसको फिर से डिटेल में देखते हैं। देखो वैक्सीन पहले क्यों लगती है? वैक्सीन से एक ऐसी दवा होती है जो बीमारी होने से पहले दी जाती है। कब दी जाती है? बीमारी होने से पहले दी जाती है। क्यों दी जाती है? आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। इम्यून सिस्टम को क्या करने के लिए? एक्टिवेट करने के लिए। देखो नेचुरली हमने आपको बताया है कि आपकी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स इंटर किया तो आपकी बॉडी उसको नहीं रखेगी, उसको क्या करेगी? खत्म करेगी। जैसे वायरसेस बॉडी के अंदर गया, फंगस बॉडी के अंदर गया, बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर गया, ठीक है, जो भी बॉडी के अंदर जाएगा आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज बनाकर इस वायरसेस को, इस बैक्टीरिया के इस जो खत्म करने की प्रोसेस होती है उसको खत्म करके अपने मेमोरीज ग्लैंड में सेव कर लेती है। मेमोरी ग्लैंड में सेव कर लेती है, एक कॉपीज बना के सेव कर लेती है। अब हम जब इंसान को वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन में ही क्या प्रेजेंस होते हैं? एंटीजन प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं? एंटीजन। इस एंटीजन को आपके बॉडी में इनलेट किया जाता है, मतलब बॉडी में क्या किया जाता है? इनलेट यानी एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो क्या देते हैं बॉडी में? ये जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन में क्या प्रेजेंस है? एंटीजन भी प्रेजेंस है। अब ये एंटीजन जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगी, आपकी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज बनाएगी और इस एंटीजन को खत्म कर देगी। इस एंटीबॉडी किसी एंटीजन से बाइंड करके इसको खत्म कर देगी। तो एक्चुअल में जब बीमारी होती है, देखो जब वैक्सीन लगती है तो 72 घंटे तक, 48 घंटे तक या फिर 72 घंटे तक माना जाता है कि बुखार, फीवर होना चाहिए। फीवर होना चाहिए। छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाए होंगे तो उसमें बोला जाता है कि जहाँ पे वैक्सीन लगा वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है, ठीक है, वहां पे गर्म पानी से सिकैया होता है या फिर आइस से, जो ठंडा पानी होता है उससे सेका जाता है। बच्चे को 40 से 48 दिन बाद, 48 घंटे बहुत तगड़ा बुखार रहता है।
बात समझ में आया? अगर बुखार ना आए तो भी वैक्सीन को गलत माना जाता है कि वैक्सीन अपना काम नहीं की। ये क्यों होता है? क्योंकि वैक्सीन जो लगी है, वैक्सीन में क्या प्रेजेंस होता है? एंटीजन ही प्रेजेंस होता है। ये एंटीजन जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती है तो ह्यूमन बॉडी उस एंटीजन के प्रति क्या बनाती है? एक एंटीबॉडीज बनाती है। बात समझ में आया? वो एंटीबॉडीज उस वैक्सीन से, उस वैक्सीन में प्रेजेंस एंटीजन से बाइंड करके उसको खत्म करती है, लेकिन उसकी एक कॉपी बना के अपने पास सेव कर लेती है। जब दोबारा सा कोई वायरस का वैक्सीन, जैसे पोलियो की वैक्सीन लगी, जब दोबारा आपकी बॉडी में जब पोलियो का वायरस इंटर होगा तो पोलियो वायरस आपकी बॉडी को नुकसान नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसके प्रति एक अलग से कॉपीज बना के सेव कर लिया है। ये होती है वैक्सीन। वैक्सीन कब दी जाती है? बीमारी होने से पहले दी जाती है। क्यों दी जाती है? आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए दी जाती है। वो जाता है, वो वायरसेस होता है, बहुत छोटी अमाउंट में वायरसेस से एंटीजन निकाला जाता है। बहुत स्मॉल अमाउंट में वायरसेस से एंटीजन निकाला जाता है। जब वो आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी को बुखार होता है, तेज बहुत तगड़ा, 40 से 48 घंटे तक बुखार होता है। कब तक बुखार रहता है? जब तक आपका इम्यून सिस्टम ना एक्टिवेट हो। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। छोटे बच्चों में लगता है तो बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, बहुत रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनको 48 से 72 घंटे बहुत तेजी फीवर रहता है। जहाँ पे वैक्सीन लगती है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, मतलब वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, बहुत तेज दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उस वैक्सीन के थ्रू बॉडी में क्या इंजेक्ट किया गया है? एंटीजन किया गया है। ये होती है वैक्सीन में डिफरेंस, वैक्सीन और टैबलेट में डिफरेंस। समझ में आया सबको? रोहन, वैक्सीन क्यों दी जाती है? हाँ जी, वैक्सीन क्यों दी जाती है? और कोई है भाई इधर, कोई बता सकता है वैक्सीन क्यों दी जाती है? वैक्सीन कब दी जाती है? काफी धज्जियां उड़ गई थी। कोई बात नहीं। वैक्सीन हमेशा कब दी जाती है? बीमारी होने से पहले दी जाती है। क्यों दी जाती है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। वो वैक्सीन सही है या गलत है कब पता चलेगा? जिस बॉडी में सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में ही वैक्सीन लगती है, जब ये वैक्सीन लगती है उस बॉडी में 48 घंटे तक फीवर होना चाहिए। उसके जो एक वायरसेस के जो सिम्टम होते हैं वो सिम्टम ह्यूमन बॉडी में दिखना चाहिए, तभी वैक्सीन को सही माना जाता है। क्यों दिखना चाहिए? क्योंकि वैक्सीन के थ्रू ही बॉडी में क्या इंजेक्ट किया जा रहा है? एंटीजन। ये एंटीजन उसी बीमारी से, उसी वायरस से निकला होता है जिससे एक्चुअल में बीमारी होती है। जैसे पोलियो, पोलियो ये पोलियो वायरस से होती है। किससे होती है? पोलियो वायरस। तो जो पोलियो की वैक्सीन बनी है वो उसमें कौन सा एंटीजन है? पोलियो, पोलियो एंटीजन है, मतलब पोलियो वायरसेस का एंटीजन है। बात समझ में आया? तो जितनी भी वैक्सीन होती है वो कहाँ से बनती है? एक्चुअल में उस वायरस से जो बीमारी होने वाली है उसी वायरस से वैक्सीन को बनाया जाता है। ठीक है, आगे चले। फिर क्या है? एंटीबॉडीज। इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? डिफरेंस समझ में आया? इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो नेचुरली आपके बॉडी में बने छोटे से इन्फेंट्स जो होते हैं, जो छोटे से बच्चे होते हैं, जैसे ही वो धरती पे आते हैं या फिर जैसे ही माँ के पेट में पल जाते हैं, 9 महीने का, 7 महीने का हो जाते हैं, तभी उनकी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने लगती है, इम्यून सिस्टम अपना काम करने लगता है। ठीक है, ये तो नेचुरली आपके बॉडी में होती है, जो वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से हमको बचाने का काम करती है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इस इम्यूनिटी को आपके बॉडी में बनाया जाता है। ये नेचुरली बनी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपके बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है?
वैक्सीन के थ्रू बनाई जाती है। एंटीजन जो वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होती है, उसके एंटीजन को आपके बॉडी में इंजेक्ट करके। बात समझ में आई? जब ये एंटीजन और जो ये एंटीजन चाहे वो वायरस का हो गया, फंगस का हो गया, बैक्टीरिया का हो गया, जैसे आपकी बॉडी में जाएगा, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट होगा और इस एंटीजन के प्रति एक एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज बना के उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के एंटीजन को खत्म करेगा, लेकिन उसकी एक कॉपीज बना के अपने पास रख लेगा। तो जो कॉपीज बना के अपने पास रख रहा है वही क्या कहलाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक इननेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू फाइट फॉर पैथोजन। एंटीबॉडी क्या होती है? सीधा सीधा बोल रहा है, एंटीबॉडी जो होती है वो एक टाइप की क्या है? प्रोटीन्स है। एंटीबॉडीज क्या है? एक टाइप की प्रोटीन्स होती है। किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है या फिर कौन इसको बनाता है? इम्यून सिस्टम बनाता है। किस लिए बनाता है? पैथोजन से फाइट करने के लिए। पैथोजन मतलब कंफ्यूज मत होना, पैथोजन मतलब ही क्या है? माइक्रोब्स। पैथोजन मतलब क्या है? माइक्रोब्स। इस पैथोजन में आपके वायरसेस भी हो जाएंगे, बैक्टीरिया भी हो जाएंगे और आपके फंगस भी हो जाएंगे, प्रोटोजोआ भी हो जाएंगे। जितने भी पैथोजन है, जितने भी माइक्रोब्स हैं, सबके सब पैथोजन में आ जाएंगे। उसी माइक्रोब्स को ही पैथोजन के नाम से जानता है। ठीक है, स्टेराइजेशन ये सबको। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द मेडिसिन। आखिर माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है? मेडिकल फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है? मेडिसिन में कुछ भी हो उसका माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में क्यों इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन द डायग्नोस ऑफ द डिजीज। जो माइक्रोबायोलॉजी होती है वो मदद करती है डायग्नोस करने के लिए, यानी कि जो बीमारी होती है, बीमारी को पहचानने के लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी का। इंपॉर्टेंस की बात करें, सिलेक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू हम लोग एक पार्टिकुलर वायरस से, एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया से, एक पार्टिकुलर फंगी से एक एंटीबॉडीज बना सकते हैं। जैसे बना भी है, कोविड का अलग से एंटीबॉडीज बना है हमारे बॉडी में, ठीक है। और जो पोलियो अगर इसका वैक्सीन आप पिए हैं तो इसकी एंटीबॉडी आपकी बॉडी, इसकी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बना है, ठीक है। ऐसे जितने भी इन्फ्लुएंजा जो होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, इसकी भी एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनी है अगर इसकी वैक्सीन लगी होगी तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि माइक्रोबायोलॉजी से हम लोग एक पार्टिकुलर माइक्रोब्स का एंटीबॉडीज बना सकते हैं। किसके थ्रू? वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी का और किस किस फील्ड में इंटरेस्ट है? डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन को बनाने के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इन्फेक्शन प्रिवेंट एंड कंट्रोल। इसके अलावा प्रिवेंट मतलब होता है बचाव, कंट्रोल मतलब क्या होता है? रोकथाम। कंट्रोल करना, रोकथाम करना। माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू हम लोग जो इन्फेक्शन होते हैं हमारे बॉडी में उसको क्या कर सकते हैं? उस माइक्रोब से कंट्रोल, बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंट करवा सकते हैं। जैसे वो पोलियो का वायरस हमारे बॉडी में आएगा तो हमारे हाथ पैर को टेढ़ा कर देगा, इतना आपको पता है। उससे बचने के लिए पहले ही आप एंटीबॉडी ले लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए। वो वैक्सीन जाएगा उस वायरसेस के प्रति आपके बॉडी में अलग से एक एंटीबॉडी बना देगा। वो वायरस जब आएगा तो आपके इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज नहीं बनाना पड़ेगा। एंटीबॉडीज बनाने के लिए समय लगता है, किसको? इम्यून सिस्टम को। तब तक तो वो वायरस आपकी बॉडी में हावी हो जाएगा। तो पहले से ही एंटीबॉडीज बन जाती है आपकी बॉडी में, किसके थ्रू? वैक्सीन के थ्रू। तो हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारियों से अगर बीमारी हो गई है तो उसको एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल दवा खाकर उससे हम लोग अपने बॉडी को बचा सकते हैं। मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि इन्फेक्शन, एक बीमारी से बचने के लिए भी हम लोग
माइक्रो माइक्रोबायोलॉजी का यूज कर सकते हैं। मतलब माइक्रोबायोलॉजी बीमारियों से बचाने के लिए और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी का यूज किया जाता है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच प्रचार करना। जैसे पीसीएम देखे हो, पीसीएम 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 मार्केट में आई। पीसीएम कहाँ पे आई? मार्केट में आई। ऐसा नहीं है कि इस पीसीएम को कोई कंपनी बना दी और वो कंपनी इस पीसीएम को लॉन्च कर दी मार्केट में। नो, एक मेडिसिन को अप्रूवल मिलने में कम से कम 2 से 3 साल तक लग जाते हैं, कभी कभी 15 साल 16 साल तक एक मेडिसिन को सिर्फ अप्रूवल मिलने में लग जाता है। पीसीएम मेडिसिन का काम क्या है? ये आपकी बॉडी में पेन को कम करता है, फीवर से रिलीफ दिलाता है, यही करता है ना, फीवर से रिलीफ दिलाता है, पेन को कम करता है। लेकिन ये जब पीसीएम मेडिसिन बनी थी उसका प्रॉपर तरीके से क्या हुआ था? इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसको चेक किया गया था। देखो, इन विट्रो टेस्टिंग होती है हर दवा का। कौन कौन सा टेस्टिंग होता है? एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन विवो। इन विट्रो में हम लोग जानवरों पे टेस्टिंग करते हैं, जानवरों पे टेस्टिंग करते हैं। इन विवो में डायरेक्टली किसमें टेस्टिंग होती है? ह्यूमन बॉडी पे टेस्टिंग होती है। पहले तो देखते हैं कि ये पीसीएम को किसमें दिया जाता है? पहले चूहे को दिया जाता है, चूहे। लेकिन ये अब बंद होने वाला है भाई, चूहों भी तो जीव है, ठीक है। अभी तक यही फार्माकोलॉजी में चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस पीसीएम को पहले इसके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? चूहे के बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, फिर पीसीएम उसके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ये पीसीएम जाता है, जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको कम करता है। ये किसमें आता है? इन विट्रो में। अगर टेम्परेचर कम कर पाया तो वो मेडिसिन को सही माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि वो मेडिसिन कितने जल्दी डिजॉल्व हो रही है, कितने जल्दी अपना एक्शन दे पा रही है, और उसका एक्शन आपके बॉडी में कितने समय तक है। सबके साथ इन विट्रो में आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं। इन विट्रो में फाइनली आता है हॉस्पिटल में मेडिसिन, जो प्राइमरी हॉस्पिटल्स होते हैं, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें आता है। तो सारे पर्सन को नहीं दिया जाता है, मैक्सिमम 100 से 200 पर्सन को देकर उस पर्सन के निगरानी में मेडिसिन को दी जाती है। उस पर्सन के साथ हमेशा हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ कि नहीं हुआ, उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है, उसको वोमिटिंग तो नहीं आ रही है। सबके साथ किसमें दिया जाता है? इन विवो में। अगर ये 100 पीपल्स मेडिसिन को आराम से इनटेक कर गए, इस मेडिसिन का इफेक्ट जो होता है वो 100 पीपल पे सही हुआ, कम से कम साइड इफेक्ट मिला, तो इस पीसीएम को अप्रूवल मिलता है, अन्यथा ये दवा रिजेक्ट हो जाती है। बात समझ में आई? तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही जरूरी होती है। हर एक दवा जो आती है वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके आती है। कोई भी फर्जी दवा मार्केट में ऐसे नहीं आती है। एप्लीकेशन ब्रांचेस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ पे है? एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। ब्रांच भी मतलब कि इसका कहाँ पे ब्रांच हो सकता है। जैसे ब्रांच मतलब समझ रहे हैं ना, शाखाएं। ब्रांच मतलब क्या होता है? शाखाएं। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? अप्लाई, शाखाएं। जैसे अभी हमारा एक नई दृष्टि कॉलेज है, अब इस नई दृष्टि की बहुत सारी शाखाएं हो गई, 4-5 शाखाएं हो गई, 4-5 शाखाएं हो गई। कोई मिर्जापुर में हो गया, कोई जौनपुर में हो गया, कोई इलाहाबाद में हो गया, कोई बनारस में हो गया, ठीक है। ये नई दृष्टि की क्या है? शाखाएं हैं। एप्लीकेशन मतलब होता है अप्लाई करना। आखिर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें जो है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का यूज कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ड्रग और वैक्सीन के प्रोडक्शन में माइक्रोबायोलॉजी का यूज कर सकते हैं। जो ड्रग बन रहा है, वैक्सीन बन रहा है,
उसके बनाने के या फिर उसके प्रोडक्शन में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का यूज कर सकते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। फूड के जो खाने होते हैं उसपे जो माइक्रोब्स लगे पड़े हैं उसकी प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के लिए भी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट्स, जैसे बहुत टाइप के ऐसे फूड आते हैं जो बाहर से बनते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, चिल्ली सॉस हो गया, ठीक है, ये बहुत है जो खाने वाले फूड होते हैं, वो बाहर से बन के आते हैं, तो उसमें कोई माइक्रोब्स ग्रोथ ना करे, कितने दिन तक माइक्रोब ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो सबकी डिटेल स्टडी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू करते हैं। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट, मतलब हमारे आसपास में हम जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास में हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से माइक्रोब्स हैं उसकी सारी की सारी स्टडी हम लोग इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो क्या क्या पढ़े हैं हम लोग? इम्पोर्टेंस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, एप्लीकेशन एंड ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फिर इसके बाद क्या है, इम्यूनोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, माइक्रोब के थ्रू आपकी बॉडी में कौन कौन सी बीमारी हो जाती है उसके बारे में पढ़ाए हैं, ग्राम स्टैंडिंग को छोड़ दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको क्या पढ़ा दिए, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कब पढ़ाए थे, कल ही पढ़ाए थे, वायरसेस के बारे में बताए थे और किसके, फंगस के बारे में बताए थे, प्रोटोजोआ के बारे में भी बता दिए थे। क्लासिफिकेशन में वायरसेस दिया है, बैक्टीरिया दिया है, फंगस, इसके बारे में बता दिए हैं। ब्रांचेस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हमने आपको बताया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये हम कल पढ़ेंगे। कौन सा? हिस्टोरिकल, हिस्टोरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जितने डाउट है हमने उसको इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसके बारे में बता दिया था। तो हिस्टोरिकल ऑफ द बैकग्राउंड इसको हम लोग कल पढ़ते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, आखिर ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो आए क्यों। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, पढ़ कर आएंगे तब हम पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप 45 मिनट हो ही गए होंगे, हो गए ना आराम से 45 मिनट? हाँ, 45 मिनट तो हो ही गए हैं, 46 मिनट हो गए हैं। तो फिर दूसरी क्लास में मिलते हैं, अभी यहाँ से कोई जाएगा नहीं। इसके बाद यहाँ की जो क्लास चलेगी वो प्रियंका मैम की चलेगी, हमारी ऊपर है, तो ऑनलाइन अगर जो ऑप्टोमेट्री के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑप्टोमेट्री जो आँख वाले बच्चे हैं, ऊपर सिर्फ ऑप्टोमेट्री की क्लास चलेगी और बाकी आप सब नीचे प्रियंका मैम की क्लास में जुड़िएगा तुरंत 5 मिनट के बाद।